नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य, अहिंसा और आस्तीय के मार्ग पर चलने का कार्य जिस व्यक्ति ने किया, एक सामान्य सी घटना ने जिसे बहुत बड़ा इंसान बना दिया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दे करके और हम आज़ादी की जिस आज 75वें वर्ष अमृतकाल का महोत्सव मना रहे हैं, उस व्यक्ति की सोच ने आज हमें यहाँ इस भारत को ला करके खड़ा कर दिया। तो ऐसे दिन, ऐसे दिवस को हम बड़े उत्साह पूर्वक, त्याग पूर्वक, बड़े ही रोचकता के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई। कक्षा में आप सभी लोग आ गए हैं। तो आज 27/11/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। देखिए, हमारी कक्षा का मुख्य उद्देश्य 40 प्रश्न, 40 प्रश्नों के उत्तर और उन उत्तरों की व्याख्या के साथ आपको एक सही दिशा में व्याकरण की आपकी तैयारी को पहुंचाया जाए। इस तैयारी के लिए मैंने करीब 60 प्रश्न पत्रों का एक योजना बनाई है कि 60 दिन लगातार आपके 40 प्रश्न उत्तर और उनकी व्याख्या के साथ आपको मिलूंगा, जिसमें करीब 40 गुणे 60 बराबर 6 चौक है ना, 6 चौक 24, 2400 क्वेश्चन, करीब 2400 प्रश्नों के साथ मैं आपको मिलूंगा। तो इसी श्रृंखला में आज 27/11/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन का पहला प्रश्न लेते हैं। तो वंद्य का विलोम शब्द क्या होता है? दंड्य, निद्य, वंदनीय या मध्य? तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखिए क्या है भाई, निंद्य है। वंद्य का निंद्य होता है, जिसे वंद्य का विलोम निंद्य है ना, निंद्य है। तथा वंदनीय का विलोम निंदनीय होता है, वंद और निंद्य है ना। तो वंदनीय और निंदनीय इसे कह सकते हैं, पक्की बात है। आंसर ए, आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर बी, यह राइट आंसर आपका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या भाई, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाले विकल्प को बताइए। रूपरेखा, 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 है ना। तो यहाँ पे 2 विकल्प एक जैसे हैं, तो यहाँ सही आंसर ये है रूपरेखा। रूपरेखा आंसर ए, आपका विकल्प बिल्कुल ए सही है। तो यहाँ पे रूपरेखा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। रूपरेखा किसी कार्यक्रम की रूपरेखा कहते हैं, कार्यक्रम की जो पूरी योजना होती है उसे रूपरेखा कहते हैं। तो आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पूत कपूत तो क्या धन संचय? पूत कपूत तो क्या धन संचय, बहुत फेमस है। आप जानिए कि यदि आप को धन संचय की जरूरत क्या है। इस जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 आश्रम बताए गए। वानप्रस्थ, गृहस्थ, माने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। व्यक्ति क्यों ही लोभ मोह माया में फंसा रहता है, मुझे नहीं पता है। इस पंक्ति के द्वारा आप सीख जाइए कि पूत कपूत का धन संचय कह रहा है। अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन संचय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि पुत्र आप सभी लोग सफल हो जाए तो आपके पिता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन पूत कपूत का धन संचय, दूसरी पंक्ति कह रहा है यदि पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो धन संचय की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह तो उसको बेच करके खत्म ही कर देगा, छिन्न भिन्न कर देगा। तो इस प्रकार सामाजिक उक्ति है, लोकोक्ति भी है कि पूत कपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय, है ना। तो आप समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ बताना है अलंकार, अलंकृत इति अलंकार, अलंकृत करने की जो प्रक्रिया है, सुशोभित करने की जो प्रक्रिया है, किसी तत्व के माध्यम से, जिस तत्व के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं। यहाँ शब्द अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। तो इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? तो यहाँ लाटानुप्रास है। देखिए लाटानुप्रास क्या कहते हैं। लाटानुप्रास अलंकार है ऐसे शब्द या वाक्य 2 बार आते हैं जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है, किंतु अन्वय अलग अलग करने पर इनके वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अनुप्रास अलंकार मुख्य 5 प्रकार के होते हैं, है ना। श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटा, 6 का अंत्यानुप्रास है। तो श्रुत्या, वृत्या, लाटा, 6 का अत्यानुप्रास, ये 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं। तो यहाँ पर लाटानुप्रास का उदाहरण है कि जहां पंक्ति तो वही है लेकिन अन्वय करने पर, अलग अलग करने पर अर्थ विशेष हो जाता है। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। चलिए
अगले प्रश्न पर नाक दबाने से मुंह खुलता है। फटाफट बता दो तुम लोग भाई, इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी है। बिना प्रश्न का उत्तर दिए आपका काम नहीं चलेगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ज्यादा बातें करना, मुंह के अनुसार बातें करना, एक ही बात पर भिन्न प्रकार के कथन, या कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। देखो, जीवन में यदि सफल होना है तो अवस्थी सर के शब्दों में कि आपको कठोर तो होना पड़ेगा। यदि आपको लक्ष्य हासिल करना है, कोई परीक्षा पास करनी है, जीवन में किसी असाध्य को साधना है, तो नाक दबाने से मुंह खुलता है। भाई, यह उक्ति को सही करना पड़ेगा, कुछ कठोर डिसीजन लेने होंगे। तो यहाँ पे आंसर डी आपका बिल्कुल सही है, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही है, नाक दबाने से मुंह खुलता है अर्थात कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। आंसर डी बिल्कुल आपका सही है, परफेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्थान है, पैठ है, गति है, पहुंच है। तो 4 शब्द हैं, चारों में बताना स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द है? स्थान क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है ना। पैठ, गति और पहुंच क्या है? यह स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि स्थान क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पक्की बात है भाई, आंसर ए आप लोगों का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है भाई। जो पढ़ा न गया हो, जो पढ़ा न गया हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में आपको बताना। जो पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, जटिल कहते हैं, अपठनीय कहते हैं। तो चलिए फटाफट बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। यस, जितने लोग जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हों, चाहे यूट्यूब के माध्यम से। यदि आप फेसबुक पे हैं तो यूट्यूब पर आकर के हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ जाइए, और जो हमारे YouTube पर जुड़े हैं, मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कक्षा को आपको शेयर करना है। दूसरे ग्रुप में, जो एजुकेशनल ग्रुप है जहां बच्चे हिंदी व्याकरण पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे शेयर करना है। यह आप लोगों का काम है कि एक शिक्षक के हौसले को बढ़ाना, शिक्षक का साथ देना। जिस तरह शिक्षक आपके कार्य के लिए एक निष्ठ होकर के कार्य कर रहा है, उसी प्रकार आपको भी करना होगा। तो भाई यहाँ पर जो पढ़ा ना गया हो अपठित कहते हैं उसे। हम लोग अनुच्छेद के जो प्रश्न हल करते हैं कि पूछा जाता है प्रश्न में अपठित गद्यांश के उत्तर दीजिए, तो जो पढ़ा नहीं गया है वैसी गद्यांश को क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहते हैं? आंसर ए अपठित कहते हैं। जो पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो सरल ना हो उसे जटिल कहते हैं, और जो पढ़ने योग्य ना हो अपठनीय कहते हैं। जो पढ़ने योग्य ना हो वह अपठनीय कहते हैं। तो चारों विकल्पों की उत्तर आपको मिल गया है, तो याद कर लीजिए, बहुत जरूरी। अगला प्रश्न देखिए। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ी सी किस प्रकार का? संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या परिणामवाचक? तो यहाँ देखिए परिमाणवाचक विशेषण है। थोड़ी सी क्या है? परिणाम मतलब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। देखो कह रहा है मुझे थोड़ी सी परिमाणवाचक परिमाणवाचक विशेषण, वह विशेषण जो अपने विशेष्यों को निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराए, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। चलिए सब लोग फटाफट प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना है, सृजन है, संपादन है या समायोजन है? रचना, सृजन, संपादन या समायोजन, कौन सा है स्त्रीलिंग शब्द? तो आप लोग जानते हैं रचना स्त्रीलिंग शब्द है, सृजन, संपादन और समायोजन ये क्या है? पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण है। सृजन, संपादन या समायोजन पुल्लिंग के उदाहरण है, जबकि रचना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर ए बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनामिका की रचनाकार कौन है? तो जानिए, अनामिका, अणिमा, बेला, नए पच्चे, अर्तना, आराधना, गीत गुंज, संध्या, काकली, ये रचनाएं किसकी हैं? चलो फटाफट बता दो भाई। देखो जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला क्या है? जूही की कली, अनामिका, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या, काकली, ये सभी इनकी क्या है? इन्हीं की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला है ना, स्तंभ के चारों स्तंभकार माने जाते हैं छायावाद की। अगला प्रश्न देखिए क्या है। सुप्त का विलोम क्या है? सुप्त का सभ्य है, जागृत, सुस्त, विक्षुब्ध।
तो सुप्त का क्या होता है भाई, जागृत होता है। सुप्त का क्या होता है, जागृत होता है। आंसर बी बिल्कुल सही है, परफेक्ट है आपका आंसर बी। अगला प्रश्न चलते हैं, सुप्त का विलोम जागृत होता है, सभ्य का असभ्य, है ना। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, किस प्रकार का वाक्य है, किस प्रकार का, संकेतवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, निषेधात्मक है। तो यहां बचा है, देखिए क्या पूछ रहा है, एक तरफ तो क्या आ गया, एक तरफ क्वेश्चन आ गया, दो साइन यहां दिखाई दे रहे हैं आपको वाक्य में। तो यहां क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है, आंसर सी प्रश्नवाचक। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, तो क्वेश्चन मार्क और क्या दोनों आने के नाते यह क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। पक्की बात है भाई, समझ आ गया, आंसर सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ। तो आप लोग जानते हैं संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश के हमें 5 रूप दिखाई देते हैं, सौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी, पैचासी, महाराष्ट्री और ब्राचट। ये 5 रूपों में से हमें क्या है यहां बताना है कि पूर्वी हिंदी का विकास आप लोग जानते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास कहां से हुआ भाई, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, आंसर सी बिल्कुल सही है। देखो पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी सौरसैनी अपभ्रंश से, याद कर लेना, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से और पंजाबी पैचासी हिंदी से हुआ है। पैचासी हिंदी से क्या हुआ है भाई, पैचासी अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास है। याद कर लो अपभ्रंश के 4 रूप और कौन कौन से यहाँ पे आते हैं। पक्की बात है भाई, आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या, इनमें कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए फटाफट बताइए, शक्ति है, ताकत है, पुरुषार्थ, गरिमा। देखो भाई गरिमा क्या है, गरिमा शब्द पराक्रम से संबंधित नहीं है। गरिमा का मतलब होता है स्वाभिमान की रक्षा करना, आंसर डी आपका बिल्कुल सही है। पराक्रम शब्द का पर्यायवाची गरिमा नहीं है, गरिमा का मतलब शब्द का होता है गौरव, गुरुता या आत्मश्लाघता, गर्व इत्यादि, जबकि पराक्रम का पर्यायवाची शक्ति, ताकत, पुरुषार्थ, है ना। मैंने पुरुषार्थ कहा था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति करना, यही तो 4 पुरुषार्थ है मनुष्य के। पक्की बात है, तो आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, आपसे अरसे बाद मुलाकात हो रही है। देखो अरसे बाद, है ना, अरसे बाद मतलब एक निश्चित समय के बाद मुलाकात हो रही, वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण। देखो मुलाकात हो रही है, क्रिया की जो विशेषता वो अरसे बाद हो रही है, तो रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक। तो यहाँ कौन सा विकल्प सही है, फटाफट बता दीजिए भाई, आप लोगों को बताना है, मुझे तो केवल आपका सहयोग करना है कि आप प्रश्न तक पहुंच पाइए, अपने विचारों को बता पाइए। तो यहाँ देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। काल मतलब होता है समय, समय का बोध करा रहा है कि आपसे अरसे बाद मुलाकात हो रही है। तो आप लोग में से कई सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कह सकते हैं अरसे बाद सर को देख रहे हैं, जो नए नए विद्यार्थी देखते हैं। पक्की बात है भाई, आंसर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, मतलब जो विकारी शब्द किसी क्रिया के होने के समय उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परसों, पहले, कभी, अब तक, अभी, तभी, बार बार, है ना, ऐसे शब्द जहां पे आए तो वहां क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला देखिए भाई क्या है, अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी बोली पहाड़ी बोली है, कौन सी बोली पहाड़ी है। तो पहाड़ के लोगों की सुंदर वातावरण, पेड़ पौधे, जल जंगल, तालाब में एक छोटे सी गांव में चाय पी रहे हो बैठ करके, तो और वहां की जो बोली हो, कौन सी बोली होगी, पहाड़ी बोली। मगही होगी, बघेली होगी, कुमाऊनी होगी या भोजपुरी होगी। तो सबको पता है भाई कौन कौन है पहाड़ से, चलो फटाफट बता दो। यहाँ पे देखो कुमाऊनी जो है क्या है, पहाड़ी बोली कौन सी भाई, कुमाऊनी है। मगही बिहार में बोली जाती है, मगही, बघेली, भोजपुरी ये बिहारी भाषाओं के, पूर्वी और बुआरी भाषाओं की भाषाएं हैं। तो चलो भाई देख लेते हैं। देखो कुमाऊनी पहाड़ी बोली है, मगही, भोजपुरी इत्यादि पहाड़ी बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी, बघेली हिंदी की बोलियां हैं। पक्की बात है भाई, क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है। देखो भाई समझना पड़ेगा, पहाड़ी हिंदी कौन सी है भाई, कुमाऊं में जो बोली जाती है पहाड़ी बोली जो है कुमाऊनी है। पक्की बात है, याद हो गया सबको, आंसर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। भयानक, कटी फटी लाशों को देख करके युद्ध में उसको नोच नोच के कौए खा रहे हो, या आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, है ना।
तो कौन सा स्थाई भाव होगा? भयानक रस का स्थाई भाव क्या है? रति है, शोक है, भय का है, निर्वेद है। तो देखो भाई, भयानक का भय होता है, भयानक भय से क्या होता है? भयानकता। अरे अभी एकाएक शेर आ गया तो आपके अंदर क्या हो जाता है? भय आ जाता है, भागो। एकाएक सांप आ गया तो श्यू श्यू श्यू, है ना? तो सांप आने से क्या होता है? भय। भय से क्या होता है? भयानकता होता है ना भाई? पक्की बात है, स्थाई भाव समझ आ गया। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने 6वें और 7वें ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 6वें और 7वें अध्याय में कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 तत्व होते हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। लिख के याद कर लो, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। तो भयानक का भय, श्रृंगार का रति, करुणा का शोक और शांत का निर्वेद। याद कर लेना, रस और उसके स्थाई भाव हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखो, भ्रमर का शब्द का तद्भव क्या है? तद्भव जो आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ शब्द है ना, जो परिवर्तित हो जाता है। ब्यौरा है, भ्रामक है, भ्रमण है, भौरा है। तो भाई चलो फटाफट बता दो, आप लोगों में से कौन बता रहा है? तो देखिए भाई, भ्रमर का क्या होता है? भौरा होता है। भौरा, भौरों की गुंजायमान, और भौरा फूलों पे बैठ के रस चूते रहता है ना? गाना भी एक आप लोगों सुने होंगे, है ना? कौन कौन से फूलों का मजा लेता है भाई? भौरा। आंसर क्या है? भ्रमर शब्द का तद्भव रूप क्या है भाई? भौरा है। ब्यौरा भ्रामक शब्द अशुद्ध शब्द के रूप में। आंसर डी आपका बिल्कुल सही। अगला देखिए क्या है? लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? लड़का आया तो कौन सी बात है भाई? देखो सामान्य बात है ना? सामान्य है और भूतकाल की बात हो रही है कि लड़का आया, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। क्रिया किस काल की है? तो कौन सा काल है भाई? सामान्य भूतकाल है। लड़का आया इस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल का बोध करा रही है। सामान्य भूतकाल, जिसे भूतकाल की क्रिया के लिए विशेष समय का ज्ञात न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप में बीते समय में पूरा होने का बोध होता है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मोहन आया, सीता गई, राम गया, है ना? लड़का आया, लड़का गया, कुछ भी कह लो भाई। पक्की बात है, आंसर आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो यथा, प्र, बे, नी, है ना, या उपसर्ग से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं वे सभी किस समास में आते? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु और अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, साथ में यथा, प्र, बे, नी आदि उपसर्गों से निर्मित होते हैं, ऐसे समास को हम क्या कहते हैं भाई? अव्ययी भाव समास कहते हैं। आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। समास का मतलब होता है संक्षेप। दो शब्दों को जोड़ने से जब नए अर्थ तत्व की प्राप्ति होती, तो ऐसे में होता है समास। समास का अर्थ है संक्षेप। और यहाँ समास हिंदी भाषा में 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो, प्र, बे, नी उपसर्ग से निर्मित होने वाले जो शब्द होते हैं वो सभी अव्ययी भाव समास में आते हैं। ये आपका नियम हो गया, है ना? तो पक्की बात है भाई। अगला देखिए, पंच की दुहाई मुहावरे का क्या अर्थ है? पंच की दुहाई, कई बार आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने पर आप जो है ना, आप पंच की दुहाई मांगते हैं कि लोग हमारा सहयोग करते। तो झगड़ा करना, क्रोधित होना, सहायता की पुकार करना या प्यार करना। आप सभी लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। हम सब सारे विद्यार्थियों को सारे अध्यापक प्यार करते हैं। तो पंच की दुहाई का क्या मतलब है? यस, पंच की दुहाई, आंसर सी इज करेक्ट है। सहायता की पुकार करना, जब कई बार हम आर्थिक तंगी में कोई हालत होती है तो लोगों से कहते हैं हमें सहयोग कर दो, हम उभर जाए। कई तो देश आपसे अनुरोध करते हैं भाई, है ना भाई? आंसर सी आपका बिल्कुल सही है ना? प्रयोग देखो, राहुल का मकान गिर जाने पर सरोज उससे पंच की दुहाई की, है ना? पंच की दुहाई करना, सहायता की पुकार करना, सामूहिक सहायता की पुकार करना। पक्की बात है भाई, आंसर सी बिल्कुल सही। अगला है, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बुद्धि जमा मान बराबर क्या होता है भाई? बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है, मान प्रत्यय लगने से क्या हो रहा है? बुद्धिमान, आत्मज्ञान, है ना? अभिमान, मान शब्द लगता है, अभी और मान, है ना? बुद्धिमान सब विद्यमान, अभिमान,
है ना, ये वाले शब्द आते हैं मान शब्द से। पक्की बात है, आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है भाई। अगला प्रश्न आपका है, इस करुणा कलित हृदय में अब करुण कालिका रागिनी बजती। इन पंक्तियों में करुण कालित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? इस करुणा कलित हृदय में, करुणा कलित हृदय में अब करुण कलित रागिनी बजती, कौन सा अलंकार है भाई? देखो यहाँ पे छेका अनुप्रास है। अनुप्रास माने होता है वर्णों की आवृत्ति से जब शब्दों में, देखो शब्द क्या है, शब्द अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, और यहाँ छेका अनुप्रास है। छेका अनुप्रास है, देखो एक ही शब्द बार बार रिपीटेड हो रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग है। तो कह रहा है इस करुणा कलित हृदय में अब कलित रागिनी बजती। इन पंक्तियों में छेका अनुप्रास अलंकार है, जहां पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार से अधिक हो, लेकिन ये क्या हो जाता है भाई? छेकानुप्रास अलंकार होता है ना। अलंकार मुख्यतः 5 छेकानुप्रास, नित्यानुप्रास, सूत्रानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास होता है। तो आंसर ए बिल्कुल सही है, परफेक्ट है भैया। अगला देखिए क्या है, इनमें कौन सा शब्द विहंग का शब्द नहीं है? विहंग शब्द का बताना है आपको। चलिए भाई, कौन बता रहा है? विहंग, विहंग शब्द का अर्थ नहीं। विमान, बादल, विलास, पक्षी। तो यहाँ अंतर है, देखिए क्या है भाई? विलास, विलास माने भोग विलास की वस्तुएं, भौतिक संसाधन होता है, न कि विहंग होता है। विहंग माने विमान, बादल, पक्षी होता है। तो यहाँ ये विहंग, विमान, बादल, पक्षी है ना, इसके पर्यायवाची शब्द हैं विहंग के, जबकि विलास शब्द नहीं होता है, ये भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। तो आंसर सी आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अगला देखिए क्या है भाई? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी, देखो कितनी बढ़िया बात है कि तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हो हम पानी है, और दोनों मिला करके सर पे लगा लेते भैया। प्रभु जी तुम, तो किसने कहा है? तुलसीदास, दादू दयाल, कबीर और रैदास। तो देखो रैदास है, रैदास पहले संत कवि हैं, है ना। रैदास जो है संत काव्य धारा के बहुत प्रमुख कवि हैं और महत्वपूर्ण निर्गुण ज्ञान के कवि हैं। रैदास जी हमारे हैं, है ना, संत कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। भक्ति काल की संत मत परंपरा में रैदास का नाम सबसे, है ना, ऊपर आता है, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो किसकी भाई? रैदास जी की पंक्ति है। राम का भाई भरत है। राम का भाई कौन है भाई? भरत है। इस वाक्य में कौन सा संबंध है? बता दो भाई। संप्रदान है, अधिकरण है, संबंध है, या अपादान? अपादान माने अलग होना, संबंध माने जोड़ना, संप्रदान माने की है ना, अधिकरण में पर के, ऊपर के, पहले के, बाद। तो राम का भाई भरत है। यहाँ पे संबंध काके की रारेरी मामे मी का, है ना। तो यहाँ संबंध जब कहाँ दो तत्व संबंध आपस में करते हैं तो वहाँ संबंध कारक होता है। आंसर बी होता है। जरा इसको याद कर लो। देखो, कर्ता ने अनुकर्म को करण लीजिए जान से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से, मान अपादान माने अलग होना होता है, संबंध काके की रारेरी है, अधिकरण में पर, संबोधन है अरो मित्र धरो यह ध्यान। तो हे मित्र, कारक माने होता है संबंध होता है। संबंध कारक 8 प्रकार के होते हैं और इनको याद कर लो। इसको विभक्ति कहते हैं, हमेशा वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ संबंध कारक है भैया। अगला प्रश्न देखिए क्या है भाई? आपको पढ़ना है एक अनुच्छेद, अनुच्छेद पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं भैया। जरा अनुच्छेद कठिन ले आया हूं आप लोगों की सहायता के लिए। अगर न पढ़ पाइए तो स्क्रीनशॉट खींच करके प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार जलवायु परिवर्तन से पानी के वैश्विक चक्र पर भी असर पड़ेगा। इस बारिश वाले इलाकों में ज्यादा पानी बरसेगा, वह सूखाग्रस्त इलाकों में सूखा और बढ़ेगा। जलाशय, नहर, ट्रीटमेंट प्लांट नई चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ज्यादा कीमत, जगह न मिलने, गाद की समस्या और पाबंदियों के चलते नए जलाशय का निर्माण मुश्किल है। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पानी की बेहतर प्रबंधन के लिए प्रकृति पर आधारित उपायों पर जोर देना चाहिए। देखो, प्रकृति पर आधारित उपायों पर जोर देना चाहिए। पानी संग्रहण, भूमि की नमी को बढ़ाना, झीलों और भू जल स्तरों में वृद्धि के प्रयास को करना। बांध बनाने की अपेक्षा ये बेहतर विकल्प है। शोधकर्ताओं के मुताबिक
ये प्राकृतिक विकल्प पानी को साफ भी करेंगे और उनकी आपूर्ति भी करेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए जलाशय की रक्षा, वन संरक्षण और वातावरण के अनुकूल खेती पर जोर दिया जा रहा है। वातावरण के अनुरूप खेती पर जोर दिया जा रहा है। तो पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की विश्व जलाशय रिपोर्ट 2018 के अनुसार पानी के वैश्विक चक्र पर किसका असर पड़ेगा? बारिश का, सूखे का, जलवायु परिवर्तन का या जल आपूर्ति का? चलिए फटाफट प्रश्नों के उत्तर दीजिए भाई, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन का किस पर असर पड़ेगा भाई? जलवायु परिवर्तन का, है ना भाई, पक्की बात है। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। 2000 पानी के वैश्विक प्रभाव जलवायु परिवर्तन का असर पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के अनुसार पानी के बेहतर प्रबंधन के लिए किन उपायों पर जोर देना चाहिए? पानी संग्रहण, भूमि की नमी, झीलों और भूस्तरों में वृद्धि का प्रयास। ये सभी तो देखो भाई, ये सभी होना चाहिए। पानी का संग्रह भी होना चाहिए, भूमि की नमी को बढ़ाना चाहिए, झीलों और भूजल स्तरों की वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। तो आंसर डी आपका बिल्कुल सही है 27 नंबर क्वेश्चन का। चलो अगला देखो क्या है भाई, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए किन पर जोर दिया गया? अब देखो भाई, पानी की कमी हो गई न्यूयॉर्क सिटी में, तो किस पे जोर दिया गया? शोध, जलाशय की रक्षा बहुत जरूरी है, वन संरक्षण बहुत जरूरी है, वातावरण के अनुकूल खेती पर जोर, ये तो बहुत ही जरूरी है। जैसा वातावरण हो वैसी खेती लगाइए। तो इसका मतलब यहाँ भी आंसर आपका डी सही है। ये भी सभी पर जो है, ये सभी जो है बहुत आवश्यक है जल संरक्षण के लिए। तो पक्की बात है भाई। चलो अगला है ना, एम्प्लॉय इवैल्यूएशन क्या होता है भाई? कर्मचारी मूल्यांकन, इसका हिंदी है कर्मचारियों का मूल्यांकन, कर्मचारी मूल्यांकन। अब जो काम आप करते हैं वह कर्मचारियों का कैसा उन्होंने परफॉर्मेंस किया, इसका मूल्यांकन करते हैं भैया। पक्की बात है भाई, इवैल्यूएशन का हिंदी कर्मचारी मूल्यांकन है। अगला देखो, गगनांचल पत्रिका की प्रकाशक कौन है? माने कहाँ से प्रकाशित होती है प्रकाशक गगनांचल पत्रिका? क्योंकि यह बहुत बड़ी पत्रिका है, भारत की जानी मानी पत्रिका है। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से यह प्रकाशित होती है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से प्रकाशित होती है ना, पक्की बात है। आंसर डी आप लोगों का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत का तद्भव क्या है? विद्युत आप लोग सुने होंगे, जिससे सारी दुनिया में आजकल काम चल रहा है, बिना बिजली के कछु ना हो रहा है। तो कौन सा इसका तद्भव रूप है भैया? तो सब लोग जानते हैं विद्युत को क्या कहते हैं, तद्भव रूप में बिजली कहते हैं। और आज दुनिया में बिजली के बिना कुछ भी संभव नहीं। आंसर डी आपका बिल्कुल सही है और सारे अशुद्ध हैं। चलिए, प्राक कथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्राक कथन, तो बोलने से ही पता चल रहा है। प्राक जमा कथन बराबर क्या होता है? प्राक कथन। आंसर डी बिल्कुल सही है। प्राक जमा कथन बराबर क्या होता है? मूल शब्द उपसर्गी कहते हैं भाई, परिवर्तन लाते हैं, प्राकथन शब्द बन जाता है। तो आंसर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या है भाई, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है ना? जो आप लोग पत्र आजकल पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स जो आप लोग पढ़ते हैं, तो कौन सा पहला प्रकाशक जो पत्र है हिंदी का? मालवा अखबार है, बनारस अखबार है, बिहार बंधु अखबार है या उद्दंड मार्तंड? तो हिंदी का सूर्य जिसे कहा जाता है वह उद्दंड मार्तंड है। पंडित जिगुल किशोर शुक्ल ने इसका प्रकाशन किया था, है ना? तो पंडित जुगुल किशोर शुक्ल ने इसका उद्दंड मार्तंड नाम से प्रकाशित किया था, है ना भाई। बनारस अखबार का संपादन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था, ये आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न देखिए, चोर वहां दीवार के पास खड़ा है। चोर वहां दीवार के पास खड़ा है। चोर कहाँ खड़ा है भाई? दीवार के पास खड़ा है। इस वाक्य में वहां किस प्रकार का किया विशेषण? चोर वहां दीवार के पास, वहां दीवार के पास खड़ा है। इसका मतलब देखो, स्थानवाचक वहां उस स्थान पर बता रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या बता रहा है भैया? वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण बता रहा है। आंसर सी बिल्कुल सही है। वहां जो है चोर उस दीवार के पास खड़ा है, मतलब वहां दीवार के पास, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जब यहाँ, वहां, कहाँ, जहां, सामने, ऊपर, नीचे, आगे, भीतर, बाहर आदि आए तो क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। आंसर सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है?
सूर्य जमा उदय बराबर क्या होता है भाई, सूर्योदय होता है। सूर्य जमा उदय बराबर क्या होता है, सूर्योदय होता है। आंसर डी बिल्कुल सही है, सूर्योदय का सही। देखो गुण संधि है, आदि गुण है, इसका सूत्र है आदि गुण। आ के बाद यदि ई उ री आए तो क्या हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है, ए ओ और अर हो जाता है, याद रख लेना, आदि गुण ए ओ अर हो जाता है। सूर्य जमा उदय बराबर सूर्योदय, देव जमा इंद्र बराबर देवेंद्र, समुद्र जमा उर्मी बराबर समुद्रोर्मी, है ना, सूर्य जमा ऊर्जा बराबर सूर्योर्जा, है ना, पक्की बात है भाई। तो यहाँ गुण संधि है, तो आदि गुण इसका संस्कृत में सूत्र होता है। आंसर डी आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, दंत अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। दंत भी हो, अल्प प्राण भी हो, अघोष भी हो, ऐसा कौन सा वर्ण है। मैंने याद कराया था सारे वर्णों को, फटाफट करके बता दीजिए। तो यहाँ पे त थ द ध न, तो त क्या है, दंत भी है, अल्प प्राण भी और अघोष भी है। त क्या है भैया, त थ द ध न, ये क्या होता है, दंत से उच्चरित होते हैं, अल्प प्राण होते हैं और अघोष व्यंजन होते हैं। प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा अघोष होता है, याद कर लो, है ना भाई, पक्की बात है, समझ आ गया होगा तो, है ना। चलो भाई अगला प्रश्न देखिए, क्या भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। यह किसने यह बात कही है, भावों की जो मुक्ति है। देखिए हम मुक्तक काव्य आजकल पढ़े जा रहे हैं, स्वतंत्र कविताएं लिखी जा रही हैं, तो वो है क्या, यह बात किसने कहा है। तो आप लोग जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, छायावाद के स्तंभकार हैं। इन्होंने कहा भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, क्योंकि भाव अगर स्वतंत्र हैं तो छंद भी स्वतंत्र होने चाहिए। इसी नाते मुक्तक छंद का या कीचुल छंद के, है ना, निर्माता हम माने जाते हैं भाई, पक्की बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, यह बात कहा उन्होंने। मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है, ये तो सब लोग जानते होंगे, फटाफट बता दो भाई। मराठी का अपभ्रंश माने अपभ्रंश से किसका संबंध है, मराठी, है ना, किस अपभ्रंश का संबंध है, पैचासी का, महाराष्ट्री का, मागधी का या सौर सैनी का। तो सबको पता है, आंसर बी इज करेक्ट। महाराष्ट्र शब्द से क्या है, महाराष्ट्र, मराठी भाषा का संबंध किससे है, महाराष्ट्रीय प्रश्न अपभ्रंश से है, पक्की बात है, याद हो गया, आंसर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए भाई मागधी अपभ्रंश से क्या होता है, बिहारी हिंदी बनती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी बनती है। सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी बनती है। खस से क्या बनती है, पहाड़ी, और पैचासी से सिंधी, पंजाब और लहंदा भाषाएं बनती हैं। ये याद कर लो, बहुत जरूरी है भाषा से संबंधित प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखिए, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अमरकांत को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भाई, तो इन्हीं हथियारों से साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हीं हथियारों की कृति के लिए 2007 में अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी 1955 में हिम तरंगिणी काव्य के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। या लिख के याद कर लो। आज का जो 40वां प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर जो है वो आपके सामने है। आज की कक्षा यहीं पर लूंगा मैं विराम। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, पोर्ट ऑफ स्पेन में, नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में या पोर्ट लुई में। तो आप सभी को पता है भाई, जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन है न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ, है ना। आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ भाई, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क 2007 में अमेरिका में संपन्न हुआ, है ना। तो आज की कक्षा पर यहीं पर मैं लेता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली कक्षा के लिए पुनः आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे। मेरी कक्षा हिंदी की स्पेशल कक्षा जो होती है वो 2 बजे से लेकर के 3 बजे होती है। प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन होती है और हमारा टारगेट है 40 प्रश्न हर दिन, उनके उत्तर और उनकी व्याख्या जो हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित होते हैं। तो आज की कक्षा के लिए यहीं पर बहुत बहुत धन्यवाद।